नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश को भारत से न्यू इंडिया बनाने वाली बीजेपी अब अदालती दांव पेचों में ऐसी उलझ गई है कि जिन बातों को वो न्यू नॉर्मल कहकर खूब प्रचारित करती थी, अब उन्हें सही ठहराने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बदलाव के नाम पर देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश और कांग्रेस का विरोध करने के लिए झूठी खबरों को फैलाने का खामियाजा क्या अब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अदालत परिसर से लेकर थाने तक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक अब बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो मोदी सरकार के बनाए हुए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता पर सुनवाई चल ही रही है। आप 2 दिन से लगातार देख रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई सुनवाई बुधवार यानी आज भी जारी रही और कल गुरुवार को भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। वहीं राहुल गांधी को मीर जाफर कहने वाले बीजेपी नेता अमित मालवीय और रिपब्लिकन टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी पर तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर होने के जो भ्रामक वीडियो दिखाने के लिए अब आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने इस वीडियो के लिए अपने ग्राफिक्स डिपार्टमेंट की गलती बताते हुए माफी मांग ली थी, लेकिन कांग्रेस ने इस माफी को नहीं माना और भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में केस दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 जो कहता है जानबूझकर दंगा भड़काने की मंशा से भड़काऊ जानकारी देना, और धारा 352 जिसके तहत जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करना माना जाता है के तहत मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से अपील की गई है कि इसे आपात स्थिति की तरह गंभीरता से लिया जाए। इस मामले पर जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया है। आइए जरा जयराम रमेश के उस पोस्ट को देखिए। यहां जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिन्हें अब एफआईआर में बदल दिया गया है। अब ये दोनों अदालत की शरण लेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालतें इन आदतन अपराधियों की बार बार और जानबूझकर की गई दुर्भावनापूर्ण हरकतों से राष्ट्र को पहुंचाए गए गंभीर नुकसान पर गंभीरता से विचार करेंगी। ये बात कह रहे हैं तो जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद। और मतलब कांग्रेस इस बार फेक न्यूज के जरिए उसे बदनाम करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी और कड़ा जवाब देगी। ये आज के रवैये से जाहिर हो गया है। इधर बीजेपी के लिए कानूनी दांव पेच डॉक्टर अली खान महबूबाबाद जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, उनके मामले में भी बढ़ गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिकायत पर डॉक्टर महबूबाबाद पर फेसबुक पोस्ट के लिए न केवल एफआईआर दर्ज हुई थी बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी है। लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर जवाब मांगा है। और साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि अली खान की गिरफ्तारी उनकी स्वतंत्रता और मानवाधिकार का उल्लंघन है। हरियाणा की बीजेपी सरकार अब इस नोटिस का किस तरह जवाब देती है, कैसे अपने फैसले को सही बताती है, यह सब देखना होगा दोस्तों। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट में इस समय केंद्र सरकार किसी भी तरह यह साबित करने में लगी हुई है कि वक्फ कानून में बदलाव का उसका फैसला बिल्कुल सही था। और इस बारे में तर्क देते हुए आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील तक पेश कर दी कि वक्फ की अवधारणा इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। देखिए साफ साफ कि वक्फ की अवधारणा तो इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जरूरी हिस्सा नहीं है। और तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा है कि दान हर धर्म का हिस्सा है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं है बल्कि दान है। इस लिहाज से तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को खारिज करने की कोशिश की कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उनके मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है। लेकिन जब वक्फ जो है वो अगर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है
जरूरी हिस्सा नहीं है इस्लाम का, तो वो धार्मिक रूप से भी उसे नहीं माना जाएगा। और जब धार्मिक रूप से नहीं माना जाएगा तो संविधान का आर्टिकल 25 और 26 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात आती है वो नहीं यहां पर लागू होता है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर कोर्ट ने कहा था, सीजेआई ने कहा था कि हम इस कानून की संवैधानिकता को यहां परखेंगे और उसी आधार पे आप हमारे सामने दलील रखिए। यह कल कपिल सिब्बल के लिए भी कही गई थी बात, और आज ये बात यहां पर दोहराई गई तुषार मेहता के सामने। लेकिन तुषार मेहता यह साबित करने की यहां कोशिश कर रहे थे वक्फ संशोधन कानून में कि 25 और 26 तो इस पे लागू ही नहीं होता, और ये कानून जो है इसका उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, जरूरी हिस्सा नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, बार बार एक वहां पर वक्फ बाय यूजर को लेकर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल उसे उस दिशा में लेके जाया जा रहा है जहां इसको ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया जाए, और इसके लिए भी बहुत सारी दलीलें दी गई। हमारे तमाम साथी जो आज दिन भर और कल भी दिन भर इस पूरे लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे हमारे इसी चैनल पर, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि दलीलों में क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन तुषार मेहता के मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है, और यह भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो हड़प ली जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जा रहा है। वक्फ बाय यूजर के मामले में रजिस्ट्रेशन की शर्त हटाने का मतलब होगा ऐसी चीज को अनुमति देना जो शायद पहले दिन से गलत थी। इन दलीलों को, यह दलील बता रहा हूं दोस्तों, और यह दलील तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की है। इन दलीलों को सुनकर समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार हर तरह से अपने फैसले का न केवल बचाव कर रही है, बल्कि जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ याचिकाएं लगाई हैं, उन पर यह इल्जाम भी लगा रही है सरकार कि वो झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ रहे हैं, झूठी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वक्फ कानून को लेकर जो आशंकाएं उपजी हुई थी, जिस पर देश भर में मुसलमानों ने चिंता प्रकट की थी, इसे संविधान के खिलाफ बताया था, उन सबको बीजेपी खारिज करने में लगी हुई है। बहरहाल कल की सुनवाई में क्या कुछ होता है यह देखना होगा, और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव पर आना है और लाइव ब्रेकिंग आपको देखना है। कल सुबह फिर हम उसी लाइव को आपके सामने लेके आएंगे, तो आप कल भी जुड़िए हमारे साथ। लेकिन यह देखना होगा कि इधर नेशनल हेराल्ड मामले में भी एक केस सामने आ गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी सक्रिय है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर इस मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का फैसला कर लिया है। यानी 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना लगभग 6-7 दिन तक लगातार नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में। लोअर कोर्ट है, आप जानते हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला अभी फिर सुर्खियों में आया है, और इस पर पवन खेड़ा ने जो कहा है कि जब जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तब तब ईडी और सीबीआई को बीजेपी सरकार आगे करती है। अब भी ऐसा ही हो रहा है। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। is a big scam of 142 crore rupees. So just within days of Rahul ji asking some difficult questions to Mr. S. Jaishankar and the Prime Minister, here is the ED trying to respond to Rahul ji. Every time Rahul Gandhi asks tough questions, the government has its frontal organizations called the ED, CBI, Income Tax. They use these agencies to try and silence Rahul Gandhi, but they won't succeed. Rahul Gandhi cannot be silenced. He'll continue asking these questions on behalf of 150 crores of Indians. तो आप सुन रहे थे, जब जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तब तब बीजेपी उनको साइलेंट करने, उनको चुप कराने की कोशिश करती है, उसके लिए जांच एजेंसियों को आगे खड़ी करती है। ये बात कह रहे थे यहां पवन खेड़ा। तो कांग्रेस और राहुल गांधी से बीजेपी का डर बार बार सामने आ रहा है, और इस बार जिस तरह बीजेपी एक के बाद एक कानूनी दांव पेचों में उलझी है, उसमें क्या अपने लिए बाहर आने का रास्ता निकाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और देख लीजिए, चाहे अर्नब गोस्वामी हो या अमित मालवीय हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या और कोई और हो, और इन सबके बीच राज्य सरकारें, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और वहां पर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर है
अशोका यूनिवर्सिटी की, उनको आज अंतरिम जमानत मिल जाती है। एनएचआरसी नोटिस भेजता है। वक्फ कानून पे भी आप, बीजेपी की सरकार है देश में और उस कानून को लेकर आई, वहां फंसी हुई है बीजेपी, लगातार बीजेपी फंसी हुई है और कानूनी दांव पेच से कैसे आखिर बाहर निकलेगी ये सब समझेंगे। और इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर पे तो बात होगी ही। आइए चर्चा को यहीं से शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक टीम जो विदेश भेजने वाली जो टीमें हैं, विदेश जाने वाली टीमें, जो विदेशों में जाके भारत का प्रचार प्रसार करेगी, संसदीय टीम जो है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया है, ये जो बताने जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, वो अब इनके नरेंद्र मोदी की टीम करेगी, जिसमें दूसरे दलों के नेता भी हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि एक टीम, तीन टीम, पहला जत्था 3 टीमों का वो निकल चुका है आज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है और आज कोर्ट से भी बहुत कुछ है। आज इधर से रवानगी भी हो गई नेताओं की, सांसदों की। मोदी जी का डंका पीटेंगे अब बाहर, जो मोदी जी नहीं कर पाए वो करेंगे वहाँ जाके। और ख़ास बात है कि उसमें कांग्रेस के भी काफ़ी लोग हैं जो अब डंका पति हो गए हैं उस खेमे में जाके। तो इसीलिए, और ये शब्द चुरा रहा हूं मैं उन्हीं कांग्रेस से ही, डंकापति शब्द, लेकिन उन्हीं में से यहां जो चल रहा है, और यहां पर सबसे बड़ी चीज कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। बहुत सारे अलग अलग विजुअल्स आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें नरेंद्र मोदी अलग अलग उसमें लिबास में नजर आ रहे हैं। कहीं पायलट बने हुए, कहीं सैनिक बने हुए, कुछ और। अब रेडियो पर भी देख रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जवानों ने जो किया और फिर नरेंद्र मोदी ने जो किया, इन सब का प्रचार रेडियो पे भी हो रहा है। आज ही सुन रहा था। कहां तक गया है ये गाड़ी कहां तक आगे बढ़ी है शकील जी? देखिए राजीव जी, आपने राजीव गांधी की बात करी और आज के वक्त में लोगों को सबसे ज्यादा याद उनकी आ रही है। देश की एकता और अखंडता पर पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद किस तरह से सीज फायर हुआ, किस तरह से हमको अपना पक्ष रखने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। जिस विपक्षी दल को हम भारत में कोई जानकारी नहीं दे रहे, उसके लोगों को ले जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में राजीव गांधी की याद आना बहुत ज़रूरी है, बहुत सामयिक है। ऐसा ही हाल था देश की एकता और अखंडता पर दुनिया का जो सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन माना जाता है अभी तक, लिट्टे। हमने तमिलनाडु भी कवर किया है, श्रीलंका भी। उससे ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी संगठन न पंजाब के थे, न असम के थे और न कश्मीर के हैं। आत्मघाती दस्तों की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने की थी और वहां राजीव गांधी ने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीलंका में सेना भेजने का साहसिक निर्णय लिया था। और उसके बाद सबको मालूम है कि अंततः उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ी थी, शहीद हो गए थे वो। लेकिन कभी राजीव गांधी ने या कांग्रेस ने या उनके परिवार ने इन चीजों को केश कराने की कोशिश नहीं की। देश के लिए जान दी, उससे पहले उनकी मां इंदिरा गांधी ले चुकी थी। पंजाब के आतंकवाद की भेंट चढ़ी थी वो, पंजाब की एकता को बचाने के लिए, पंजाब को देश से जोड़ने के लिए। तो ये जो है एक देश की परंपरा है, ये कांग्रेस की नहीं, पूरे देश की परंपरा रही है हमेशा से। लेकिन आज जो है इस चीज का जिस तरह राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो वाकई बहुत ही दुखद है और बहुत ही नुकसानदेह होने हैं। आप देखिए कि भारत के अंदर जो है जी एकता और अखंडता के लिए लोगों ने जान दी
और पहलगाम के हमले के बाद भारत में एक अभूतपूर्व एकता देखने को मिली, हमेशा मिलती है। कश्मीरी खड़ा हुआ, देश का सारा मुसलमान खड़ा हुआ, और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री विजय शाह, वो कर्नल को, सेना की कर्नल को पाकिस्तान की बहन बता रहे हैं, और अभी तक उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया जी, वो मंत्री बने हुए। और दूसरी तरफ अभी जो आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस महिला आयोग की अध्यक्ष ने, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने आरोप लगाया था, केस किया था, उनसे पूछा गया, बार बार पूछा गया कि भाई वो लाइन तो बता दो कि जिससे जो है देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा हो। वो नहीं बता पाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर तो हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, एक बड़े लेखक भी हैं। ऑक्सफोर्ड ने उनकी किताबें छापी हैं। जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छपने के लिए बड़े बड़े लेखकों का एक सपना होता है, वो अली खान महमूदाबाद की किताब छाप रहा है। और देश में क्या हो रहा है कि एक फेसबुक पोस्ट जिसमें शिकायत करने वाले ये बता नहीं पा रहे कि इसमें गलत क्या है, उन्हें 4 दिन जेल में रहना पड़ा जी। 4 दिन बाद आज उन्हें बेल मिली है। दूसरी बात, आपने कहा 3 दल चले गए, सही बात है, 4 और जाएंगे। मोदी जी ने हर डेलीगेशन में एक मुसलमान रखा है। यहां मुसलमानों का हाल क्या हो रहा है, वो खड़ा था साथ में, आज भी खड़ा है साथ में, लेकिन यहां पे उसे कहा जा रहा है कि आतंकवादियों की बहन। एक को गिरफ्तार किया गया, प्रोफेसर को, लेखक को, अली खान महमूदाबाद को। दूसरी तमाम जगह यही सब चल रहा है, लेकिन वहां जरूरी है और अच्छी बात है। मोदी जी ने फैसला किया, कांग्रेस के लोगों के लिए अच्छी बात है, बाकी दल के लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन यहां पे भी तो वो एकता बनाए हैं। यहां पे भी तो विपक्ष को विश्वास में ले। एक छोटी सी मांग की थी विपक्ष ने कि संसद का विशेष अधिवेशन बुलाए और उसमें प्रधानमंत्री सारी जानकारी दे दे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने यहां पे विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। 2 मीटिंगें करी आल पार्टी, दोनों में से एक में भी नहीं आए। तो ये जो है, मोदी जी इस मौके का फायदा देश को मजबूत करने के लिए उठा सकते थे, वो ज्यादा वोट बटोरने के लिए उठा रहे हैं इसका फायदा। इससे क्या हासिल होगा, क्या इससे देश मजबूत होगा? एक और बात आपको यहां बताएं, आज एक वीडियो बहुत चल रहा है, आपने भी देखा होगा, वाजपेयी जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा किडनी फेल हो गया था, फेल, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि विदेश जाके इलाज करा सकूं, और डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि विदेश जाके इलाज कराना पड़ेगा। एनी हाउ राजीव गांधी को मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया, एक डेलीगेशन में अमेरिका पहुंचाया, सारा खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, और मैं पूरी तरह रिकवर होके वापस आया जी। ऐसा होता था उस वक्त का शासक राजीव गांधी। और ये परिवार आज से थोड़ी है, हमेशा से है। आपको मालूम होगा, लोहिया ने खुद कहा था इसको कि जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हाई ब्लड प्रेशर, सब लोग चिंतित थे, उनके निकट के लोग। उन्होंने कहा क्या बात है, क्या हो जाएगा? लोगों ने डरते डरते बनाया कि हाई ब्लड प्रेशर है, लकवा मार सकता है। उन्होंने कहा लकवा तो कौन करेगा मेरी देखभाल? अनमेरिड थे वो, परिवार नहीं था। लोगों ने नाम बताया अलग अलग, अपनी पार्टी के, अपने आंदोलन से जुड़े लोगों के। उन्होंने कहा नहीं, नेहरू क्या मेरी सबसे अच्छी देखभाल होगी। ये परंपराएं थी। और आज क्या हो रहा है? आज राहुल गांधी मेन टारगेट है मोदी सरकार का। कौन सा फोटो इशू किया ऑफिशियल हैंडल से, आधा राहुल गांधी का और आधा पाकिस्तान के जनरल का। कितना शर्मनाक। कांग्रेस की तरफ से भी एक ऐसा हुआ था, इस तरह का नहीं था पर हुआ था, लेकिन मीडिया ने विरोध किया, कांग्रेस के अंदर से इसका विरोध हुआ, और खुद राहुल गांधी ने कहा कि इसको वापस ले, और तत्काल वो वापस लिया गया। आज तो कोई कहने वाला नहीं है। राहुल गांधी पे एक से एक घटिया आरोप लग जाते हैं, और मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन मुकदमों का FIR का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा हुआ।
उद्धव ठाकरे ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया था। कांग्रेस को ये करना चाहिए। अमित मालवीय तो जो मन में आया लिखते हैं, बोलते हैं। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि जब तक वो इस तरह की हरकत करने वालों को ये नहीं बताएंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो नहीं रुकेंगे, नहीं मानेंगे। 11 साल में क्या क्या नहीं कहा गया, राहुल के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। तो कांग्रेस को इस सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। आज अर्नब गोस्वामी का सवाल आया तो हम यहां पूछते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता जरा बता दे। हम भी जानना चाहते हैं कि इन्हीं अर्नब गोस्वामी को 2014 का राहुल गांधी का इंटरव्यू किसने और क्यों दिलवाया, जिस एक इंटरव्यू की वजह से 2014 का पूरा चुनाव उल्टा पड़ गया था कांग्रेस को। कई कांग्रेसियों से हम 1 to 1 भी पूछते रहे, कोई जवाब नहीं देता, कहता आपको मालूम है। हम कहते हैं हमें नहीं मालूम, सबको मालूम होना चाहिए कि आप में से ऐसा कौन सा शख्स था और क्यों, उसकी वजह बताइए। था में भी इतनी बड़ी बात नहीं है, क्यों अर्नब गोस्वामी को आपने क्यों इंटरव्यू दिलाया? उसके बदले पहले तय हुआ था कि 4-6 लोगों को इंटरव्यू कराया जाएगा। वो किसने फैसला बदला कि नहीं सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी को दिलाया जाएगा? और किसको नहीं मालूम था कि अर्नब गोस्वामी सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से सवाल पूछने वाला है? ये हमने पहले बता दिया था कि सवाल सारे सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से होंगे कि राहुल जी स्वामी ये कहता है, राहुल जी स्वामी आपकी डिग्री पे सवाल उठाता है, और वही हुआ। एक इंटरव्यू ने पूरा चुनाव उलट दिया था। आज भी जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं और जो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी से का चरित्र हनन कर रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आज भी कांग्रेस में प्रिय है, निकट है। इन कांग्रेसियों को कौन समझाएगा इस बात को कि ये आपको कोई एडवांटेज, कोई फायदा देने वाले नहीं है। हाँ, आप में से कुछ लोगों के चेहरे जरूर चमका सकते हैं और इन्हें वही चाहिए कि हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें राहुल गांधी से मतलब नहीं है, हमारे चेहरे चमकते रहें बस खाली। लेकिन राहुल गांधी इन सवालों को उठाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं, मुंह पे कहते हैं इन लोगों के कि आप गोदी मीडिया हैं। और अभी जो जिस तरह से जो 2 FIR लॉन्च की है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहां पे एक बात हम और कह दें कि ये जो विदेश गया है प्रतिनिधिमंडल, इसमें जो कांग्रेस के लोग गए हैं, जिनको आप कह रहे हैं डंकापति, और जरा इनको भी सोचना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया। उनके जो सांसद थे यूसुफ पठान, उन्होंने तत्काल अपना नाम वापस लिया कि यस, मुझे नॉमिनेट करने का कोई अधिकार किसी और पार्टी को नहीं है, मुझे मेरी पार्टी ही नॉमिनेट कर सकती है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने बात करी और अभिषेक बनर्जी को उसमें शामिल किया। कांग्रेस के जो सांसद जा रहे हैं बहुत सीनियर सांसद है, कई कई बार के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 3 तो मंत्री रहे हैं उनमें से, यूपीए की सरकार में और भी रहे हो तो हमें याद नहीं इस टाइम। मनीष तिवारी मंत्री रहे, सलमान खुर्शीद मंत्री रहे, आनंद शर्मा मंत्री रहे, 3 का तो हमें याद है, बाकी और हो। शशि थरूर तो खैर बहुत ही लाडले हैं। शशि थरूर के बारे में तो क्या बात करें, अब आपने जिक्र कर दिया। शशि थरूर पे इतना लाड़ क्यों आ रहा है? देखिए, जब जिस वक्त ये युद्ध के समान स्थिति हुई और अचानक अमेरिका ने कहा 5 बजे, और हमने ठीक 5 बजे सीज फायर कर दिया, पाकिस्तान नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत थी, वो कमजोर पड़ रहा था। लेकिन 10 मई को 5 बजे उसने नहीं माना, वो अटैक करता रहा। लेकिन हमने अमेरिका की बात मानते हुए ठीक 5 बजे, तो क्या हुआ, देश का माहौल एकदम बदल गया और लोगों को अचानक इंदिरा गांधी की याद आई। किसी ने ये काम नहीं किया था, जनता के मन से आवाज निकली कि अरे इंदिरा गांधी थी, उन पे भी ऐसा दबाव पड़ा था, मगर उन्होंने तो उल्टे 4 सुनाई अमेरिका को और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 10 मई को जिस वक्त ट्रंप ने घोषणा की 2-3 बजे के आसपास, उस वक्त से लेके इंदिरा गांधी अचानक माहौल में लोगों के दिलों में बसने लगी। तो क्या हुआ, तो शशि थरूर ने एक ट्विस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं 71 का माहौल अलग था, ये अलग है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के कारनामे को कम करके आंकना,
71 की परिस्थितियां अलग थी, आज अलग है। आज मोदी महान है, इंदिरा गांधी का उस टाइम जो हुआ वो अलग परिस्थितियों की बात थी। इसलिए शशि थरूर इनके लाडले हैं। ये ट्विस्ट करने की कला बहुत लोगों को आती है, और न कूटनीति में, न राजनीति में, न भले लोगों में कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। ये जो है शशि थरूर जो है, ठीक है जाए, अभी मालूम पड़ेगा कि शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद जो है, गुलाम नबी आजाद को भी लिया है उसमें, कि इन लोगों की हैसियत क्या है। गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधिमंडल में जाते थे तो उसके नेता होते थे। यहाँ इनका नाम भी 5वें और 6ठे नंबर पे आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है गुलाम नबी आजाद है कहाँ, MJ अकबर हैं कहाँ, किस दल में है। वैसे अगर कोई पूछ ले किसी से, किसी पत्रकार से भी, किसी को याद नहीं आएगा कि MJ अकबर कौन से देश की यात्रा पे जाने वाले हैं और गुलाम नबी आजाद कौन सी देश में जाने वाले हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों नहीं ले गए आप अपनी पार्टी के? शाहनवाज हुसैन को क्यों नहीं ले गए अपनी पार्टी के? हमारे ख्याल में नहीं ले गए, ले गए हो तो पता नहीं, हम गलत भी हो सकते हैं शायद, हमारे ख्याल में नहीं ले गए। बहुत सारे नाम है, हमने एक दो बार पढ़ने की कोशिश की, नहीं गए। हमने एक दो बार पढ़ने की कोशिश करी उनको। तो क्या आधार था आपका? आपको मुसलमान ले जाना थे, अच्छी बात है, ले जाइए आप, वहां प्रचार होना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और देश का मुसलमान क्या कर रहा है। लेकिन आपको इस मामले में कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों से पूछना चाहिए था। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए था। कांग्रेस से तो पूछा गया था, कांग्रेस ने नाम भी दिया था। जयराम रमेश अगर उसको ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कांग्रेस झूठ नहीं बोल रही होगी। एक आधिकारिक हैंडल से वहां पे अगर ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात नहीं मानी जा रही है, ममता बनर्जी की बात मानी जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी से एक जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी, और उससे पहले यूसुफ पठान का नाम था, यूसुफ पठान को विड्रॉ करती हैं ममता बनर्जी। लेकिन कांग्रेस इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाती है, कि कहती क्यों नहीं है कि जितने लोगों को आपने कहा है उनको हम नहीं भेजेंगे, या यहाँ आपसी तालमेल क्यों नहीं है कि शशि थरूर को बुलाकर कहा जाए कि आपको किसने कहा, किसने नॉमिनेट किया। मैं इस ग्रुप का चीफ एडिटर हूँ, मेरे पास नाम आता है कि हाँ यहाँ पर कहीं किसी को लेके जाना है, डेलीगेशन जा रहा है, आपके यहाँ से किसको भेजा जाए। मैं जिसको भेजता हूँ शकील जी वो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि शकील जी अपने मन से चले जाएं, राजीव जी अपने मन से चले जाएं, अमलेंदु जी अपने मन से चले जाएं, ऐसा होता नहीं है। तो एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो इस लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये डेकोरम है, तो कांग्रेस में ये डेकोरम क्यों नहीं है? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बुलाते हैं कि मनीष तिवारी जी आपको हमने कहा था जाने के लिए, सलमान खुर्शीद जी आपसे हमने कहा था कि जो आप बयान दे रहे हैं कल से जो आज तक पे आपने बयान दिया मौसमी सिंह को, तो ये तो कांग्रेस पूछती नहीं है। उसके बाद हम लोग यहां कांग्रेस की तरफदारी करते हैं बैठ के। इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस को भी अपना और इस वक्त जरूरत है, इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों। कई कांग्रेस के लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनको हो सकता है हमारी बात बुरी लगे, लेकिन आज अगर नहीं सुधरेंगे, अगर आज आप अपने उस अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, तो देश तो ऐसे ही अनुशासन से बाहर निकल चुका है, ये आप सब जानते होंगे। फिर हम कब तक क्या करते रहेंगे? कब तक बहसबाजी करते रहे, कब तक बयानबाजी करते रहे, कब तक हम ऐसे न्यूज पॉइंट या ऐसी चर्चा करते रहे? इसलिए शकील जी थोड़ा सा सोबरली अपनी बात रख रहे थे। शकील जी बीच बीच में थोड़ा बहुत समझाते रहते हैं, बिन मांगी सलाह देते रहते हैं। मैं कई बार बोलता हूं शकील जी को, क्यों बिन मांगी सलाह दे रहे हैं आप? लेकिन फिर भी शकील जी अपना काम करते हैं, पत्रकारों का काम है ये करना, करते हैं वो। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जो 4 लोग कांग्रेस की तरफ से नाम जिनका 4 लोगों का गया था, उसमें आनंद शर्मा के अलावा किसी को लिया ही नहीं, आखिर क्यों नहीं? और उनको देखिए, शशि थरूर का आप नाम ले रहे थे, शशि थरूर की अध्यक्षता में ये डेलीगेशन जो है वो जा रहा है, और शशि थरूर गुणगान कर रहे हैं। राहुल गांधी यहां पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे बताइए। राहुल गांधी इधर हमलावर हैं और उधर शशि थरूर जो है वो कह रहे हैं, और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अंदरूनी पॉलिटिक्स अलग है, विदेशों की पॉलिटिक्स अलग है। कौन सी राजनीति है प्रशांत टंडन जी? ये कैसी राजनीति चल रही है देश में? बात तो होनी चाहिए ना प्रशांत जी। देखिए, ये जो लोग हैं जो सरकार के न्योते पे उचक उचक के चले गए मुफ्त का टिकट या जो भी TADA के लिए, बड़े बड़े शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं,
इनके बारे में राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि बीजेपी के अंदर आरएसएस के एजेंट हैं। अब वो कई बार हम लोग भी सवाल पूछते हैं कि भाई वो आप जब पहचानते हैं कि आरएसएस के एजेंट कौन कौन है तो उनको आप निकालो बाहर, क्योंकि वो आपको गलत समय पर, बिल्कुल ऐसे समय पर धोखा देते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता होती है। तो ये सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो या मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद तो क्या उसमें नहीं रहे, लेकिन ये तो घोषित रूप से G23 या जो भी था उसके ग्रुप के मेंबर थे ये सब। लेकिन देखिए ये सब तो खैर कांग्रेस इनसे निपटेगी या नहीं निपटेगी तो कांग्रेस भुगतेगी, वो कांग्रेस का अपना देखे वो। लेकिन मुख्य सवाल देखिए राजीव जी, दो तीन बड़े महत्वपूर्ण है। एक जो देश के सामने सवाल है जी। वो सवाल है कि सीज फायर की शर्तें क्या थी, सीज फायर क्यों हुआ जब हमारी सेनाओं की पोजीशन जो है बेहतर थी, किस मजबूरी में सीज फायर किया गया, किसकी पहल पे हुआ। क्या हम इसको नकार पाएंगे कि ट्रंप ने 5:33 पे ट्वीट कर दिया और आपने 5:55 पे किया घोषणा? तो ये बेसिक सवाल है जो देश के सामने है कि सीज फायर की उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, आपने हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने आतंकवादी अड्डों को नुकसान पहुंचाया 7 तारीख को, वो एक उपलब्धि थी। लेकिन सीज फायर तो उपलब्धि नहीं है ना। तो सीज फायर क्यों हुआ, इसका जवाब अभी देश के सामने नहीं आया है। और क्या पाकिस्तान से क्या क्या चीजें आपने मनवा ली, क्योंकि पाकिस्तान तो इस सीज फायर को अपनी विक्ट्री बता रहा है। उसने अपने जनरल को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया, तो वो विक्ट्री के तौर पर उसको देख रहा है। भारत किस तरह से देख रहा है सीज फायर को? क्या ये विक्ट्री थी? क्या हमने किसी शर्तों पाकिस्तान को मनवा लिया? एक बात। दूसरी बात जो बहुत बड़ा सवाल है, विदेश मंत्री का बयान कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था पहले से। इससे वो बच नहीं सकते जितना भी स्पिन कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है और वो कैमरे के सामने है और बहुत स्पष्ट है। उसमें कहीं कोई बिटवीन द लाइंस की कोई स्कोप नहीं है। और उससे से मिलता जुलता एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए कि यह किसी किस्म का प्रोटोकॉल है, किसी किस्म की जिम्मेदारी है कि जो परमाणु देशों को आपस में बताना होता होगा कि अगर हम हमला कर रहे हो किन इंस्टॉलेशन पे हमला करेंगे, किस में नहीं करेंगे। तो क्या बालाकोट के समय ये बताया गया था? बालाकोट भी सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये भी सर्जिकल स्ट्राइक है। इसको युद्ध के तौर पर देखा नहीं गया। तो क्या बालाकोट के समय भी विदेश मंत्रालय की तरफ से फोन गया था पाकिस्तान को? ये सब सवाल देश के सामने हैं जिसका जवाब कोई मोदी जी का एयरफोर्स के पायलट के तौर पे फोटो लगा देने से सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। ये हार्डकोर सवाल है। दूसरा एक हार्डकोर सवाल है कि 11 साल की विदेश नीति फ्लॉप हो गई। पूरे दुनिया ने देख लिया, हमारे देश ने देख लिया कि प्रधानमंत्री 11 साल से डंकापति की वगैरह शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब डंका बज रहा है विदेशों में। कहाँ डंका है? कोई डंका नहीं है। और अब आप देखिए कि जो अभी हमारे विदेश मंत्री डेनमार्क गए, उनके प्रधानमंत्री से मिले, क्या उनके प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के बारे में बयान आ गया? नहीं आया। तो कोई दुनिया का देश आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, बावजूद इसके कि आपने अपने आप को विश्व गुरु कहा और दुनिया भर 129 यात्राएं की 71 देशों में। वो फोटोग्राफी हो रही थी वहां। फोटोग्राफी विदेश नीति नहीं है।
विदेश नीति एक गंभीर विषय है जिसको हमारे पिछले प्रधानमंत्रियों ने किया है और उसके रिजल्ट सामने हमने देखे हैं। चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे खत्तर की लड़ाई हो, चाहे वो करगिल युद्ध हो, या जब अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस वक्त की जो अग्रेसिव हमारी विदेश नीति थी, वाजपेयी सरकार थी जी। उनकी विदेश नीति कामयाब थी उस मामले में। अमेरिका के सैंक्शन से, और उसके बावजूद, अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद हमको अपने न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के लिए इंटरनेशनल स्तर पे न्यूक्लियर फ्यूल मिलता रहा, आज भी मिलता है। उसके बाद कमीशन हुए हैं कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि पीसफुल पर्पसेस के हैं। तो भारत की विदेश नीति कामयाब रही। अब क्या हो गया? ये 11 साल की विदेश नीति पे देश में समीक्षा होनी चाहिए। और एक आखिरी बात, जो शशि थरूर के नेतृत्व में ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं, अनऑफिशियल डंकापति जा रहे हैं, इनका क्या होगा? क्या इनकी मुलाकात वहां के बड़े स्टेक होल्डर से हो रही है? क्या ये भारत के पक्ष में बयान निकलवा पाएंगे? इस वक्त देश की सबसे जरूरत क्या है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट करें और भारत के पक्ष में बयान जारी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत की कार्रवाई तर्क सम्मत थी, न्याय सम्मत थी। तो कोई एक भी देश क्या ये बयान दिलवा पाएंगे? क्या आप अंग्रेजों से अंग्रेजी बोल के अंग्रेजों को इम्प्रेस करने जा रहे हो आप? यही विदेश नीति है। अभी आप अपना एग्जाम्पल दे रहे थे, मान लीजिए राजीव जी कि मुझे देश बंधु से कोई काम करवाना हो आपके अखबार के ग्रुप से, और मैं वहां जाऊं और मैं ना आपसे मिलूं, ना अमरेंदु जी से मिलूं, मैं नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है उससे मिल के आऊं, जो चाय आप लोगों की लेकर आता है नीचे चाय की दुकान, उससे मिल के चला आऊं, और मैं कहूं कि हाँ भाई मैं देश बंधु हो आया, तो इसका कोई मतलब होगा? तो ये जो नए डंकापति जा रहे हैं, इनको इस बारे में समीक्षा इनकी होनी चाहिए कि कौन से स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, वो मीटिंग क्या है, उसका आउटकम क्या है। बिल्कुल। आप जाएंगे टैक्स पेयर के पैसे में 5 स्टार होटलों में ठहरेंगे, और शशि थरूर तो इकोनॉमी क्लास में चलते हैं, तो कैटरिंग क्लास कहते हैं उसको, तो आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे, लाखों रुपए का टिकट होगा, लाखों रुपए का होटल के बिल आएंगे, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी जब विदेशों में डेलीगेशन जा रहे हैं, सरकार की तरफ से ये बात आई कि विदेश सचिव ने इनको ब्रीफ किया है, लेकिन इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये क्या करने जा रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सामने नहीं आया अभी ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट कि शायद कुछ आया हो, तो नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल बहुत कुछ है, जिसमें एक तरफ प्रेम कुमार जी ये डेलीगेशन का वहां जाना, और दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इधर कोर्ट में भी फंसे हुए नरेंद्र मोदी की पार्टी फंसी हुई तो साफ दिखाई दे रही है। डॉक्टर अली खान महमूदाबाद का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। एक फेसबुक पोस्ट साबित नहीं, वहां भी कोर्ट में पूछा गया कि आखिर इसमें जो इन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक क्या है, ये बता दीजिए। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है बिल्कुल उसी ढंग से जैसे वहां किया गया है विजय शाह के लिए। विजय शाह साहब पता नहीं कहां गायब हो गए हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए, यहां अली खान गिरफ्तार हो गए। तो एक तरफ कोर्ट है, दूसरी तरफ वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका को पे इस कानून को डिफेंड करते हुए सरकार वहां लड़खड़ाती हुई आज नजर आ रही थी। तुषार मेहता इसको अपनी बात रख रहे थे वहां पे, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो कोर्ट की खबरें, और कोर्ट से बाहर अगर देखें तो विदेश में जो होने जा रहा है वो हम सबको इंतजार उसका रहेगा। जरा आपकी टिप्पणी इस पे। शुक्रिया राजीव जी। बात वही आती है, आपके प्रश्न का जो पूरा पेरिफेरल अगर इसको देखें तो
राहुल गांधी जब जो उन्होंने कहा था कि हमें इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ रहा है, तो बात वहीं पर आती है। हर एक चीज को आप उठा के देख लीजिए। फर्क ये आया है कि अब जो जिस सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसमें लेकिन सारी जिम्मेदारी अपोजिशन और अपोजिशन के नेता पर है, लेकिन दरअसल ये जनता की लड़ाई है। इसलिए हमारे शब्द, हमारी बातें इस लड़ाई के साथ होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये पहले और अब में फर्क ये आया है कि राहुल गांधी ने कुछ रास्ते निकाले हैं अपने संघर्ष के जरिए और न्याय यात्राओं के जरिए या संघर्ष के तौर तरीकों से, और बहुत बातें अब साफ साफ दिखने लगी हैं। कुछ तो वक्त ने भी साबित किया है, कुछ बीजेपी की अपनी राजनीति ने साबित किया है, और आज भी बहुत सारे सवाल बहुत मजबूती से उभरते हैं। भले ही राहुल गांधी और अपोजिशन उसको उठाए या ना उठाए, वो उठते हैं, हालांकि उनके ही परिश्रम का ये नतीजा है। आज विजय शाह जेल में नहीं है और प्रोफेसर वो अशोका यूनिवर्सिटी वाले वो जेल चले जाते हैं। ये जो फर्क है, ये जनता सीधे अपने आप पूछ रही है, ऐसा क्यों है? विजय शाह को क्यों बचा लिया जाता है? ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा लिया जाता है? क्यों महिला पहलवान घसीटी जाती हैं? क्यों 13 महीने तक किसानों के आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता? ये सारी बातें भी अब प्रश्न बनकर सामने आती हैं। इस जैसे प्रतिनिधिमंडल है, प्रतिनिधिमंडल में भी जो मूल गोल है कि हम वैश्विक समुदाय को अपनी बातें बताएं, उस मूल गोल से इतर बातें ज्यादा हो रही हैं और उसमें राजनीति है और उसमें अपोजिशन को कट शॉर्ट करने की, कट साइज करने की कोशिश है। अब यहाँ थोड़ी सी अगर ध्यान दिलाने वाली बात कहूँ तो जब हमने प्रतिनिधिमंडल विदेश में भेजे हैं, किन परिस्थितियों में भेजे हैं? जब हमने पोखरण विस्फोट किया, भाई हमें दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध हम पर थोपे, तो हमने दुनिया को समझाने का प्रयास किया प्रतिनिधिमंडल के जरिए कि हम पर आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रतिबंध थोपना गलत है। ऐसे ही संकट के समय में हम अपना पक्ष रखने के लिए दुनिया को समझाने जाती थी। इस बार क्या स्थिति है? अगर पहलगाम हमले के बाद प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता तो बात समझ में आती कि हम पर आतंकी हमला हुआ है, हम पीड़ित हैं और हमें सुना जाना चाहिए। लेकिन इस बार प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है सीज फायर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोला जाता, तब भी हम कहते कि एंगल बदल गया है, तरीका बदल गया है, पर अब हम कब तक सहते रहें, अब हम जवाब दे करके समझाने जा रहे हैं। वो भी एक तरीका होता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, ये प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सीज फायर के बाद जा रहा है। सीज फायर हमारा अपना नहीं है, सीज फायर किसी देश का हम पर थोपा गया है। हम क्या समझाएंगे? हमने क्यों सीज फायर किया ये समझाएंगे क्या? कि हम पर पहलगाम में अटैक हुआ हम ये समझाएंगे? प्रतिनिधिमंडल को क्या समझाना है यही देश को पता नहीं है। उल्टा दुनिया इनको समझाएगी कि तुम बताओ, सबूत लाओ, क्यों पाकिस्तान ने तुम पर हमला किया था, कि तुमने पाकिस्तान में जाकर किस एक्शन लिया। ये बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारा अपना स्टैंड है। हम जानते हैं कि आतंकी शिविर वहां है और हम उसको नष्ट कर रहे हैं और ये हमारा अधिकार है, हम इस अधिकार के साथ हैं। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। हम सवाल दुनिया को ये क्या समझाएंगे कि हम पीड़ित देश हैं, समझो। इसके बजाय दूसरा आ गया कि सीज फायर हुआ है, देखो हम सीज फायर, क्या ये समझाएं कि हम सीज फायर कर लिए, देखो हम शांति चाहते हैं? ये तो समझाने का नहीं है। हमें तो यही समझाना है कि हम आतंकवाद के शिकार हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या इस मोटिव से ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है? तो उसकी टाइमिंग फिर सही नहीं है। आफ्टर सीज फायर ये प्रतिनिधिमंडल नहीं जाने चाहिए थे, ये आफ्टर पहलगाम जाने चाहिए थे। तब हम दुनिया को बताते कि हम पीड़ित हैं। मेरा अपना व्यू पॉइंट यह है, क्योंकि अतीत में हमने इसी तरीके से प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। आज पाकिस्तान में
बिलावल भुट्टो लीडरशिप दे रहे हैं ऐसे ही प्रतिनिधिमंडल का। वो आज बताएंगे कि भारत हमारी सीमा में आकर के हम पर अटैक कर रहा था तो हम उनको जवाब दे रहे थे। वो युद्ध की बात करेंगे, सीजफायर की बात करेंगे, उनका पक्ष है। हमारा पक्ष तो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर ही है ना, सीजफायर हमारा पक्ष नहीं है। तो हमारे यहां से अपोजिशन लीडर को आपने गोल कर दिया भाई। उधर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की आवाज बुलंद कर सकता है तो राहुल गांधी बुलंद नहीं कर सकते। राहुल गांधी और कांग्रेस की कही गई बात को भी काटा जा रहा है, नकारा जा रहा है। अब वो बात आती है शशि थरूर और ऐसे लोगों की जो जा रहे हैं। बात यहां ये हो सकता है शशि थरूर का पक्ष की देश के लिए बोलने जा रहे हैं, लेकिन देश के लिए बोलने के लायक आपको किसने बनाया है? आप अगर कांग्रेस में नहीं होते तो क्या देश के लिए बोलने लायक होते आज? ये बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस से बाहर के व्यक्ति को या वैसे दूसरे किसी को भी बुला लिया गया है? कोई किसी न किसी पार्टी का है इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। तो कांग्रेस की मंशा मर्जी के बगैर आप जा रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं भाई, ये तो गजब की बात हो गई। यहां पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर इसलिए होती है कि ऐसे लोग कांग्रेस आला कमान की बात नहीं सुनते, खुद से कांग्रेस की इज्जत नहीं करते कि पार्टी के से पूछो तब हम जाएंगे, ऐसा बोलते नहीं, अपॉर्चुनिज्म दिखाते हैं। और ऐसे समय में कांग्रेस अगर कोई इसमें सख्ती बरतती है जैसा कि ममता बनर्जी ने बरता तो ऐसा फिर से एक मुद्दा बनेगा कि कांग्रेस जो है देश के लिए बोलने वालों के खिलाफ तो नहीं खड़ी है। तो इस वजह से एक विवशता जो है कांग्रेस के पास है, लेकिन इस विवशता को तोड़ना पड़ेगा जैसे ममता बनर्जी ने तोड़ा। यूसुफ पठान का नाम यूसुफ पठान ने खुद भी मना किया, वो परिस्थिति कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं जयचंद, मीर जाफर, तमाम चीजें जो कहते हैं ना, वो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन केवल देश के ही लिए नहीं होते, पार्टी स्तर पर भी होते हैं, स्टेट स्तर पर भी होते हैं, देश स्तर पर भी होते हैं, सब जगह होते हैं। मीर जाफर, जयचंद, सारे लोग होते हैं। तो ये कांग्रेस फेस कर रही है, मगर पूरी राजनीति साफ तौर पर सबको सामने में दिख रही है। ऐसा नहीं कि जनता की नजर में शशि थरूर महान देशभक्त हो गए, ऐसा नहीं है। जनता नहीं मान सकती कि शशि थरूर कांग्रेस के पूछे बगैर जा रहे हैं तो वो उनमें ओरिजिनली कोई देशभक्ति का नया रस आ गया है, कोई जेनेटिक कोई डेवलपमेंट हो गया, ऐसा नहीं मानेगी। सब जानते हैं कि शशि थरूर, इनके ऊपर यही भाजपा वाले लोग आरोप लगाया करते थे कि पाकिस्तान की पत्रकार जो ISI की एजेंट रही उसके साथ ये रिलेशनशिप में थे। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रतिनिधिमंडल को लीड करने दिया जा सकता है जिसका ISI से जुड़ी महिला के साथ अनैतिक संबंध रहे हो। तो ये भी एक प्रश्न है, लेकिन जनता जानती है। आप बोल सकते हैं कांग्रेस की मर्जी के बगैर जा सकते हैं, जाइए भाई। सलमान खुर्शीद आज बोल रहे हैं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अरे आप विदेश मंत्री हैं, आप विदेश मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री की क्या भाषा होती है उसको आप नहीं समझते क्या? विदेश मंत्री क्या किसी हमले की पूर्व सूचना देता है? कौन सा कन्वेंशन है, कौन सा परंपरा है जिस हिसाब से एक देश अपने ऑपरेशन की सूचना देता है? क्या इससे पहले भारत ने पहले कभी दिया था क्या? क्या बालाकोट हुआ था तो क्या भारत के विदेश मंत्री ने बताया था तब पाकिस्तान को कि हम हमला करने वाले हैं, सेना के सैनिक अड्डों पर नहीं करेंगे? क्या उरी हमले के बाद में जो हमने वहां ऑपरेशन किया था उस समय क्या भारत की ओर से बताया गया था? और आज बताया जा रहा है तो फर्क समझ में नहीं आता है क्या? फर्क समझ में आता है क्योंकि ये गद्दारी है। लेकिन ये बात सलमान खुर्शीद को नहीं समझ में आ रही कि देश का विदेश मंत्री वो परंपरा से हट करके एक नई बात कर रहा है जो चौंकाता है, जिससे पाकिस्तान अलर्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारा नुकसान होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस का नुकसान होता है, बॉर्डर में रहने वाले लोगों की जान जाती है। अरे उसको पहले बता देते कि हम अटैक करने जा रहे हैं, कुछ नहीं भी करने जा रहे हैं, कुछ हो सकता है, जगह खाली करा दो, वहां से हटा लेते, अपनी जनता की तो हिफाजत करते, अपनी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया।
और पाकिस्तान को बता रहे हैं कि भाई हम हमला करने वाले हैं, आप आना हो तो आइए, आतंकवाद का खत्म कीजिए हमारे साथ मिल करके। वाह वाह, आतंकवाद का इतना बड़ा विरोधी पाकिस्तान, दोनों में इतनी दोस्ती क्यों ना? दोनों आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, मोदी जी भी खत्म करना चाहते हैं, शहबाज भी खत्म करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी खत्म करना चाहते थे। इन लोग की तो दोस्ती ही गजब है कि तब ये वहां पर पार्टी खाने, दावत खाने जाते थे। करगिल युद्ध के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर के चले गए। भाई इनकी दोस्ती ही गजब है। भाई वही कंधार बस विमान हुआ, कांड हुआ, अब सारे आतंकियों को छोड़ने के लिए कंधार चले गए, अफगानिस्तान चले गए, और आज वही तालिबान सरकार से एक फोन पे बातचीत हो जाती है तो उसको उपलब्धि बताते। अरे जिस सरकार को मान्यता तक नहीं दिया उससे बात करना उपलब्धि है कि हमारा एक तरह से ऐसी स्थिति की कोई समर्थन नहीं है तो तालिबान का समर्थन भी हमें बहुत बड़ा समर्थन लगता है, जो हमारे जो हाफिज सईद और फला चिल्ला सबके बढ़ने का कारण है। ये स्थिति है, और ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं कोई अनर्गल मनगढ़ंत कोई बात है, इसमें कोई भी फैक्ट से हट करके एक बात भी नहीं है। तो जनता इन चीजों को समझ रही है, पॉलिटिक्स समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी चूंकि मीडिया का पूरा धड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात नहीं कही उस बात को कही गई बता करके पूरा उन पर हमलावर होता है। उनको कहा गया कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छोटा है, छोटा मोटा है, जबकि वो कन्नड़ का में दिया गया भाषण था। उस भाषण को मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा था, मेरी समझ से आने से रहा, लेकिन फिर भी कई बार पढ़ने सुनने पर कुछ समझ में आ जाता है। कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर छोटा मोटा तो कहा ही नहीं गया, युद्ध छोटा मोटा कहा गया। तो युद्ध तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के समांतर युद्ध नहीं चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच? हम ऐसे ही ब्लैकआउट कर रहे थे, हम ऐसे ही अपने हवाई अड्डे बंद कर रहे थे, हम जो ड्रोन आ रहे थे वो यूं हमारी आंखों का धोखा था। जो स्वर्ण मंदिर पर अटैक करके कोशिश की गई, अभी खुलासा हो रहा है 2 दिन पहले, ये खुलासे क्यों हो रहे? युद्ध नहीं था तो स्वर्ण मंदिर क्या निशाने पर होता? युद्ध नहीं होता तो क्या दिल्ली निशाने पर लगा के मिसाइल छोड़ा गया, सिरसा में मिसाइल गिरता है? तो युद्ध ही था, तो उस युद्ध को छोटा मोटा कहा गया जो सीज फायर में कन्वर्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर तो सक्सेसफुल था ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक हमारा आतंकियों के खिलाफ संघर्ष का एक जज्बा है, तो दूसरा हमारा समर्पण है उस लड़ाई को नहीं लड़ने का, आगे नहीं बढ़ाने का, वैसी शक्तियों के सामने समर्पण है जो हमें किसी न किसी तरीके से मजबूर कर रहा है। जी चलिए, आपकी बातों में एक बात और जोड़ देता हूँ, एक तस्वीर दिखा देता हूँ। उस तस्वीर को, मोदी जी की तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की बात आप कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। पायलट की भूमिका में नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, और उनके ऊपर ये तस्वीर देखिए और खुश रहिए, सब लोग खुश रहें। और बहुत कुछ हो रहा है। प्रेम कुमार जी, आपकी बात, आपका जो गुस्सा है वो सब कुछ वाजिब है, और जब ऐसी तस्वीरें देखेंगे तो शायद और भी गुस्सा आएगा, वो मैं समझता हूँ। लेकिन आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी, बहुत लंबा वक्त आप हमारे तमाम साथियों को सुन रहे थे, लगभग घंटा भर हो गया, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा हो रही है। कांग्रेस पे मेरी टिप्पणी कई लोगों को बुरी लगी, कई लोग कमेंट लिख रहे हैं कि आपको कांग्रेस के बारे में समझ में नहीं आएगी बात कि कांग्रेस क्या है। चलिए, कांग्रेस क्या है ये मुझे समझना भी नहीं है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं कांग्रेस को कांग्रेस से ज़्यादा समझता हूँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स के हिसाब से कांग्रेस को समझना होगा, लेकिन हाँ, एक पत्रकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जानता हूं, और कांग्रेस पार्टी को भी कांग्रेस से ज़्यादा जानता हूं, इसलिए मुझे समझाने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली बात। और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां अगर आपकी आलोचना होगी तो आलोचना करनी पड़ेगी, हम करेंगे। आपकी अगर तारीफ़ करेंगे हम तो आलोचना भी करेंगे। राहुल गांधी की हम तारीफ करते हैं। राहुल गांधी ने पिछले 2.5-3 साल में जो जितनी मेहनत की है, वो मेहनत आज तक, अभी तक
नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से सत्ता पर काबिज हैं, भले 18-18 घंटा काम करते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी उतनी मेहनत नहीं की जितनी राहुल गांधी ने की है। और सबसे बड़ी बात यहां पर सुनील शुक्ला जी ये है कि नरेंद्र मोदी की तरफ तो सब लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को क्या कहते थे? पप्पू, शहजादा, तो कुछ और ऐसी बातें, यानी निगेटिव बातें। उस निगेटिविटी से बाहर निकलकर एक इंसान यहां तक पहुंचता है, आज नेता प्रतिपक्ष है। जिस इंसान को उसी जहां पर नेता प्रतिपक्ष है वहीं से बाहर कर दिया गया था, यानी संसद से बाहर किया गया था। आज 21 तारीख है, जिस इंसान का जो एक छोटा बालक था उस समय अपने पिता को मरते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा, जो और छोटा था अपनी दादी को शहीद होते हुए देखा, लेकिन आज उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में वो खड़ा है, लड़ रहा है। और सबसे दुखद बात जो यहां मैं कह रहा था, पहले कई लोगों को वो बातें नागवार गुजरती हैं, लेकिन वो बात क्यों कह रहा था? क्योंकि एक इंसान रात दिन मेहनत कर रहा है, अपनी पार्टी को यहां तक लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी के साथी जो कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर ना तो कम से कम हाथ तो थोड़ा आगे बढ़ाए, वही पीछे खींचने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ होती है। फिर लगता है जो मानवीय जो विचार आता है, ऐसे लोगों को बाहर करो, क्योंकि राहुल गांधी यही तो बात करते हैं कि इन सबको बाहर करने की जरूरत है। शकील अख्तर जी इस पे और विचार रखेंगे, लेकिन आपसे इसी से शुरुआत करवाना चाहता हूं मैं सुनील शुक्ला जी। और इसके अलावा जो कोर्ट का मसला, उसमें भी थोड़ा सा मैं अली खान का जिक्र यहां इसलिए करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं आपके जरिए, क्योंकि अली खान जैसे कई लोग हैं, एक नहीं है कई हैं, और इसलिए यहां पर, और यह अगर बढ़ता जाएगा तो कल को तो बिल्कुल जिस बारे में जिस स्टेट्स की बात करते हैं राहुल गांधी, वो तो उसको हम बर्बाद होते हुए देखेंगे। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। जो बातें आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर तो विपक्षी दल रहे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखते हुए विपक्ष मुक्त भारत की बात करती रही है। और कौन से लोकतंत्र की परिभाषा है, ये तो जो इसके समर्थक थे वो बता सकते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत से निकलता निकलता विपक्ष मुक्त भारत की बात होने लगी, और यह पार्टी केवल कहती हुई नहीं दिखाई पड़ी, आलोचना स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं हुई, विपक्ष के साथ संवाद करने के लिए कभी तैयार नहीं हुई, विपक्ष की बातों को गंभीरता से लेते हुए कभी नहीं दिखाई पड़ी, पूर्ववर्ती सरकारों के किसी भी दिन को स्वीकार करती हुई नहीं दिखाई पड़ी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इसको साफ रखा है जी। आप क्यों उम्मीद की जाए कि वो राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रति उनके मन में कोई धारणा बदल सकती है? आज भी जो हो रहा है, संसदीय समितियां भेजी जा रही, संसदीय समितियां क्यों भेजी जा रही हैं? कि दुनिया के पैमाने पर यह संदेश देना है कि इस घटनाक्रम में पूरा भारत एक है, सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, और जो सरकार कह रही है कि यह आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, उससे विपक्ष भी शामिल है। कर क्या रहे हैं यार? अगर आप किसी राजनीतिक दल को इस संसदीय समितियों में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो बिना उस राजनीतिक दल से पूछे दे देंगे आप। और अगर आप उस राजनीतिक दल से बिना पूछे उसके सांसदों को नियुक्त कर लेते हैं तो क्या वह उस राजनीतिक दल के नेतृत्व को बेईमानी करने की कोशिश नहीं है? उनके लीडरशिप को कमतर करने की कोशिश नहीं है? उनकी बात को अनदेखी करने की कोशिश नहीं है? क्या आप यह संदेश नहीं दे रहे हैं कि विपक्ष के किसी नेता की, किसी भी राजनीतिक दल की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है? क्या संदेश देंगे आप? और दूसरी चीज की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? आज यह बताया जाना चाहिए कि जो आप 129 विदेश यात्राओं के दौरान लगभग 71-72 देशों में जो यात्रा की गई, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री जी के डेलीगेशन में विदेशी सांसद कितने थे? कितने सांसदों को शामिल किया गया था? ये संख्या तो बताई जानी चाहिए। ऐसा पूर्व 2014 के पहले किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति, किसी उपराष्ट्रपति की ऐसी यात्रा नहीं हुई जिसमें सांसद रह गए हों और उसमें विपक्षी सांसद रह गए। हर बार की यात्राओं में शामिल किए जाते रहे। क्यों नहीं भेजे गए? उस समय अगर उनकी आवश्यकता नहीं थी तो आज क्यों आवश्यकता पड़ गई? गोया कि सरकार विफल है। और दूसरी चीज, अगर आप सांसदों को भेज रहे हैं या शिष्टमंडल भेज रहे हैं या संसदीय दल भेज रहे हैं,
विदेशी मामलों में ये कहा जाता है कि जो स्ट्रक्चर्ड बातचीत होती है उसका मायने है वो बातचीत जिसका एजेंडा तय हो, वो बातचीत जिसमें भाग लेने वाले तय हों, वह बातचीत जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के विषय से परिचित हो, मतलब पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत हो, उसको विदेशी मामलों में महत्वपूर्ण माना जाता है। साइड लाइन में होने वाली वार्ताओं को बहुत महत्वपूर्ण कभी नहीं माना गया, उल्लेख किया जाता है, लेकिन जब आप एक पूर्व निर्धारित सुनियोजित तरीके से आप बातचीत करते हैं उसका मायने है। और यह क्या इस जो ये 7 शिष्टमंडल जा रहे हैं इनके लिए कोई पूर्व निर्धारित एजेंडा तय है? किन लोगों से जाकर के मिलेंगे वो क्या वो एजेंडा तय है? जो वहां के स्थानीय नागरिकों से, सिविल सोसाइटी से, पत्र प्रतिनिधियों से इनकी मुलाकात होनी है, क्या उसका एजेंडा तय है? वो लोग तय हैं जिनसे इनको बात करनी है, कहाँ जानी है? क्या इसका खुलासा किया गया? और अगर नहीं किया गया तो अगर इसमें राजनीति नहीं है तो और क्या है? अब तक की विदेश नीति की जो विफलताएं हैं उसको छिपाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? सवाल इस बात का है कि जयशंकर जी के ऊपर उठाए गए सवाल को राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो बेमानी क्यों है? राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को क्यों अवगत कराया गया जी। एक बड़े महत्वपूर्ण देश के बड़े महत्वपूर्ण पत्रकार का, 2 पत्रकारों का मैंने सोशल मीडिया पर वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने कहा कि इस तरह की जानकारी देने की परंपरा रही है। राहुल गांधी यह बेमानी सवाल उठा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूं, बड़े विद्वान पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, बड़े जगहों पे काम करते हैं। सरकार ही आके कह दे कि जो प्रोटोकॉल रहा है उसको मान, उसी प्रोटोकॉल के तहत हम मान, ये मैंने संदेश दिया था, मैंने बातचीत की थी। मौन क्यों है आप? अगर ये प्रोटोकॉल था और हमेशा से दिया जाता रहा है, आपने करगिल के समय भी दिया, 1971 की लड़ाई में भी दिया, अपने 65 की लड़ाई में भी दिया, बता दीजिए इस बात को कि ये हमेशा से हमने जब भी रिएक्शन किया है या जब भी हमने हमले किए हैं हमने बता दिया था, ये प्रोटोकॉल हमने दिया था, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। वो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और अगर आपने दिया, मान लीजिए प्रोटोकॉल के तहत आपने दिया, तो आप पाकिस्तान की सेना को क्यों बता रहे थे? आप तो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे थे ना। हमारा दावा क्या है, सरकार का दावा क्या है कि आतंकियों के ठिकानों पे हमले कर रहे थे। इसकी जानकारी देने की कौन सी जरूरत है? और जो सीमा के आसपास जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पे आप उनके ठिकानों पे हमला कर रहे थे। और पाकिस्तान की सेना से आतंकियों के किसी लड़ाई में आप सहयोग की उम्मीद क्यों करते हैं? क्या ये जो आतंकी हैं, जो दुनिया के पैमाने पर सक्रिय हैं, क्या उनमें उनको पाकिस्तान की सेना का संरक्षण नहीं प्राप्त है? या कोई तथ्य छिपा रह गया है? ISI का संरक्षण इनको नहीं प्राप्त है? क्या यह तथ्य छुपा रह गया है? 1 दशक तक अफगानिस्तान में जो आतंकवादी जाते रहे हैं सोवियत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, वो कौन लोग थे? किनको पाकिस्तान की सरकार भेज रही थी? क्या वो पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त नहीं था? ऐसे में आप फिर पाकिस्तान की सरकार से कौन सा संवाद कर रहे थे? अगर आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे तो उसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं कर रहे थे और प्रोटोकॉल के तहत कर रहे थे तो आप पाकिस्तान की सेना के साथ क्यों संवाद कर रहे थे? अगर ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो साफ साफ इसका जवाब होना चाहिए। इस पे सवाल पूछने वाले के ऊपर हमला क्यों करना चाहते हैं? और अगर हमला कर रहे हैं सवाल पूछने वाले पर, देश के विपक्ष के नेता के साथ, और आप उसकी अपने सत्तारूढ़ दल अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जनरल मुनीर और राहुल गांधी का एक चित्र जारी करता है और दुनिया के पैमाने पर आप संसदीय दल भेज रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? दुनिया के पैमाने पर आप अच्छा संदेश दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत देश में आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्या वो दुनिया के लोग उसको जानते नहीं है क्या? ये उनकी जानकारी में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से किस तरह के फोटो जारी किए जा रहे हैं? कौन काम कर रहा है ये? आप विपक्षी दलों से बात नहीं करेंगे, विशेष सत्र बुलाए जाने का की मांग को आप स्वीकार नहीं करेंगे, सर्वदलीय बैठक में आप शामिल नहीं होंगे, विपक्ष के नेता के ऊपर सत्तारूढ़ दल इस तरह का हमला करेगा, और आप दुनिया को बताने जाएंगे कि हम बहुत एक साथ खड़े हैं और हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई नई बात भी नहीं है? इस देश की ऐसा कौन सा संकट आया है, बाहरी संकट,
जब इस संसद का विशेष सत्र नहीं हुआ, 71 में नहीं हुआ, 65 में नहीं हुआ, करगिल के दौरान नहीं हुआ, सरकारों ने संसद के प्रति जवाबदेही नहीं दी। 1948 में जब संसद का गठन भी नहीं हुआ था, चुनाव भी नहीं हो पाए थे, एक सरकार चल रही थी, उस समय भी विपक्षी दलों से बातचीत की तत्कालीन सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ताशकंद समझौते के खिलाफ सड़क पर आंदोलन किया। 1971 में जब भारत की सेना ने पाकिस्तान को बांट दिया, शिमला समझौते को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, लोकसभा के अभिलेखों में दर्ज है। जबरदस्त विरोध किया था उन्होंने। कांग्रेस ने तो नहीं किया, विपक्षी दलों ने नहीं किया, किसी विपक्षी दल ने सरकार की आलोचना नहीं की। वो कहे कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार का रवैया विपक्ष के साथ ये है। आपने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं उसमें उनको कांग्रेस से खुद पहचानना हो। देश तो पहचानता है, देश में कोई गलतफहमी नहीं है। देश का आम नागरिक जानता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वाकई सरकार से लड़ रहे हैं, जिनका एजेंडा साफ है। यह कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। कांग्रेस से बहुत अच्छा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं जी। टीएमसी में यूसुफ पठान ने अपना नाम वापस पहले लिया, और टीएमसी ने आपत्ति की कि बिना मुझसे पूछे आपने मेरे पार्टी से किसको आपने नामजद किया। सबसे पहले यूसुफ पठान ने अपने आप को विड्रॉ किया कि बिना अपने राजनीतिक दल से पूछे उनके नॉमिनेशन के हम नहीं जा सकते। यह जिम्मेदारी थी मनीष तिवारी जी की, यह जिम्मेदारी थी शशि थरूर साहब की, यह जिम्मेदारी बनती थी अन्य उस किसी भी नेता की जिनका नाम कांग्रेस ने अपने सूची में नहीं दिया। आप तर्क कह देते हैं कि हमने तो नाम नहीं मांगे थे। तो क्यों नहीं मांगे थे? आपको नाम मांगना चाहिए। नाम मांगना कौन सा तर्क है? आप जिसको चाहे उसको नॉमिनेट कर देंगे जी। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी उसको ही तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। कांग्रेस जिसको चाहेगी वही तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या आप तय कर देंगे? एक सामान्य सा संसद में जब बहस होती है तो पार्टी तय करती है कि हमारी पार्टी का पक्ष कौन नेता रखेगा। दुनिया के पैमाने पर आप पार्टी के प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं और आप उस पार्टी से नहीं पूछेंगे और आप संदेश देने की कोशिश करेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है। दूसरी चीज कि जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हालात पैदा करने वाले जो कारण होंगे उससे बात नहीं होगी। क्या उन बातों पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? कौन उठाएगा? विपक्षी दल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आखिर वो जो पहलगाम की घटना हुई क्यों? प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में यह सवाल पूछा था कि इतनी लंबी समुद्री यात्रा पूरी करके यह आतंकवादी मुंबई तक कैसे पहुंच गए। तो उससे ही मिलता जुलता सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 300-350 किलोमीटर की यात्रा करके आतंकवादी पहलगाम कैसे पहुंच गए। ये सवाल जायज नहीं है क्या? और भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी तो जायज है, विपक्ष सवाल पूछेगा तो देशद्रोही हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे खड़े होकर के जो ऑपरेशन सिंदूर होने के कारण उन पे बात नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। जो आज सीमा के पास रहने वाले सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी जवाबदेही नहीं तय की जाएगी। उस पूरे घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर का एक सिपाही तक अगर निलंबित हुआ हो, मेरी जानकारी में नहीं है। 26 लोग मार दिए गए, बलिदान हो गए इस देश के लिए, और उसमें एक कार्रवाई नहीं की आपने। आप इसका भी मूल्यांकन नहीं करेंगे और ये जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। देशद्रोही कौन होगा? देश के प्रति असंवेदनशील होने वाला व्यक्ति कौन है? जिन लोगों ने इस देश के सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की चिंता नहीं की, उनकी सुरक्षा को लेकर के उठी खामियों को सवाल उठाने वाले लोग कैसे देशद्रोही हो सकते हैं? लेकिन इस तरह का प्रशासन बनाने की कोशिश की जा रही है। आप, मुझको तो याद नहीं है, आप में से किसी को याद हो तो मुझे लगता है कि सन 71 की लड़ाई के बाद रेलवे के टिकट पर इंदिरा गांधी की फोटो छपी हो, मेरी स्मृतियों में नहीं है। करगिल के युद्ध के बाद अटल जी की फोटो रेल के टिकटों में छपे हो, मेरी स्मृतियों में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करगिल युद्ध के बाद तमाम अपने तरह के राजनीतिक कार्यक्रम कर रही थी, लेकिन अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री जी के फोटो छप रहे हो तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो राजनीति कौन कर रहा है? सेना की गतिविधियों को लेकर के कोई राजनीतिक दल क्यों अपने राजनीतिक अभियान को चला सकता है? सेना किसी एक राजनीतिक दल का तो नहीं है।
सेना इस पूरे देश की जनता की है। देश की जनता सेना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। उसकी गतिविधियों के पीछे कोई राजनीतिक दल कैसे खड़ा हो सकता है? वो कोई राजनीतिक दल उसके उपलब्धियों को अपने नाम के साथ कैसे जोड़ सकता है? और इस पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति देशद्रोही कैसे हो सकता है? अब आप प्रोफेसर महमूदाबाद की स्थिति है, क्या ये टिप्पणी नहीं है सरकार के ऊपर? क्या सरकार असहमति को सुनने के लिए तैयार नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने जब महमूदाबाद को, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत दी, तो सरकार के कामकाज के ऊपर टिप्पणी नहीं है। इसको आप नहीं स्वीकार करेंगे। आप राजनीतिक दलों से बात नहीं करेंगे, असहमति रखने वालों की को आप स्वीकार नहीं करेंगे, देश की जनता के साथ कोई आप संवाद नहीं करेंगे। इस पर जो सवाल पैदा करेगा तो उसको लेकर के तरह तरह के आप आरोप लगाएंगे। ये कैसे चल सकता है? असहमति को सुनना पड़ेगा आपको। क्यों? कि यह आप जब असहमति को सुनते हैं तभी दुनिया के पैमाने पर आपकी राय बनती है। आखिर अब तक भारत क्यों सफल रहा? भारत दुनिया को यह बताने में कामयाब रहा है कि पाकिस्तान केवल आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा। पाकिस्तान में, और यह दुनिया ने स्वीकार की। इस घटनाक्रम में इस नैरेटिव को बढ़ाने में हम कमजोर नहीं हुए। ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो सरकार को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसकी जवाबदेही तो सरकार को देनी पड़ेगी। इससे बच नहीं सकती है वो, चाहे कोई प्रयास कर ले। जी बिल्कुल। अब समय कम है, मात्र 13-15 मिनट का समय है और चाहूँगा कि सब थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात रखें और फर्स्ट राउंड में भी थोड़ा शॉर्ट में बात रखें तो फिर ज़्यादा बातें हम लोग कर पाएंगे। अमलेंदु जी, शायद लाइट चली गई है। अब दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त आंधी और बारिश चल रही है, ज़बरदस्त, इसलिए लाइट नहीं है और चारों तरफ वो अंधेरा का आलम है। हमारे प्रेम कुमार जी भी बीच में अंधेरे से बाहर आए हैं। शकील अख्तर जी उजाले में अभी हैं। शकील अख्तर जी के पास पहले आता हूं जल्दी से। और अमलेंदु जी, आपके पास जब तक लाइट आए तब तक, क्योंकि आप स्टिल हैं बिल्कुल, आपका चश्मे से आप दो दिखाई दे रहे हैं। खैर शकील जी, लेकिन यहाँ पर जिस बात को मैं थोड़ा सा अब इन सब चीज़ों इस पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर निकल के, जो वक्फ का मामला तो कोर्ट में है और चलिए उस पर अगर कोई टिप्पणी करनी हो तो कीजिए, लेकिन ज़रा मैं डॉक्टर अली खान महमूदाबाद पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उनका पूरा इतिहास पढ़ रहा था, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, और एक शानदार परिवार भी है उनका और घराना, और उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी, और जो चल रहा है ये तो भला कहे सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ से अंतरिम जमानत मिल गई, वरना ऐसी चीज़ें तो अब मतलब ये है कि आप इसको रूटीन में ले आएंगे। कल को किसी के भी फेसबुक पे, कोई भी ट्विटर पे लिख रहा हो, आप और प्रशांत जी सबसे ज़्यादा लिखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी। फिर मैं तो लिखता ही नहीं हूँ, आप लोगों का ही सिर्फ फॉरवर्ड करता हूँ। शकील जी, उनके परिवार की बात की, लखनऊ यूनिवर्सिटी जी और देश के तमाम शिक्षण संस्थानों को उस परिवार ने आर्थिक मदद की और करते रहे हैं। तो वो खानदान हमेशा से जो है शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा, और जैसा भी हमने बताया, ऑक्सफोर्ड का जो जिक्र किया, खास तौर से इसीलिए जिक्र किया कि ऑक्सफोर्ड की किताब छाप रहा है। और उन्होंने किया क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है, एक ऐसी फेसबुक पोस्ट जिसमें सेना की तारीफ की गई है, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई है, उसमें उन्होंने क्या कहा, इसका जवाब उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराने वाली हरियाणा जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो नहीं दे पाई कि भाई आखिर अपराध क्या है, सिवाय इसके कि वो एक मुस्लिम है। और यही जो एक बात है, इसका जवाब विदेशों में जाके जो हमारा डेलीगेशन है और उसमें जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं क्या देंगे कि भाई आपके यहाँ पे जो एकता की बात हो रही है, वो एकता के दो अलग अलग पैमाने हैं। एक विजय शाह जो एक कर्नल को आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं, उनके कहने वाले के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो मंत्री पद पे विराजमान है, बाकायदा पार्टी में है, बाकायदा
और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर और लेखक, उसको आप जेल पहुंचा देते, 4 दिन जेल में रहे वो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है उनको, और उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं, हम उसमें जाना नहीं चाह रहे कि अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए, सोशल मीडिया पे इस विषय में मत लिखिए। वो सारी शर्तें जो हैं उन्हें कहीं कोई अच्छी बात नहीं माना जा रहा है, लेकिन लोग खैर इसी पे शुक्र कर रहे हैं कि चलिए जेल से बाहर आए। लेकिन ये सवाल होगा विदेशों में जाने वाले हमारे डेलीगेशन से कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करना आप क्या अपराध हो गया? उस आदमी को जेल पहुंचा रहे हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर की जो बात लोगों को बता रहा है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी उसके बारे में देश को जानकारी दे रही है, उन्हें आप आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो एक यही है कि इन 11 सालों में भी बीजेपी और संघ ने कुछ नहीं सीखा। उसके निशाने पर आज भी वही राहुल गांधी या नेहरू गांधी परिवार है, वही डॉक्टर अंबेडकर हैं, वही मुस्लिम है। जिस समय ये युद्ध के समान स्थिति चल रही थी, उस समय मध्य प्रदेश में महू के पास, जहां डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, एक फौजी के यहाँ अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही, और एक दिन में 2 बार तोड़ी जा रही। अगर कोई भी गूगल पे जाके जरा सी सरसरी निगाह मार ले अंबेडकर लिख के, तो मालूम पड़ेगा कि रोज कितनी मूर्तियां उनकी तोड़ी जाती है। अभी ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने के खिलाफ वहां पे लोगों ने धमकी दी है कि अंबेडकर की मूर्ति हम ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने देंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर के चीफ जस्टिस भी बचाव की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और एक नई बात कही जा रही है, वो बात क्या है कि अगर आपको अंबेडकर की मूर्ति लगाना है अपने घर में लगाओ, प्राइवेट जगह में लगाओ, सार्वजनिक जगह में नहीं लगाने देंगे। बिल्कुल नया डेवलपमेंट। ये अंबेडकर के खिलाफ इतना नफरत क्यों? देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं अंबेडकर 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 करते रहते हो जी, इतना नाम भगवान का जब लेते क्यों? एक नया नाम ले आए, वो लाते रहते हैं हमेशा कि संविधान तो इन्होंने लिखा था, अंबेडकर को क्या आता था लिखना। ग्वालियर में बहुत चल रहा है, और याद रख लीजिए ये वही ग्वालियर है जहां 2018 में कई दलित मारे गए थे, भारत बंद हुआ था, SC ST जो एक्ट है उसको कमजोर करने के खिलाफ, और जो भारत बंद के समर्थक थे उन्होंने गोलियां चलाई थी, आज तक सजा नहीं हुई है। 8 के करीब दलित मारे गए थे वहां पे। तो निशाने पे खत्म कर रहे हैं राहुल गांधी, अंबेडकर दलित, और ये मुस्लिम जो बताया आपने अली खान महमूदाबाद का। तो भैया दूसरे काम करो, देश को मजबूत करो, यही निशाने पे रहेंगे। और ये निशाने पे किस लिए है? क्योंकि आपकी प्रतिगामी दक्षिणपंथी राजनीति चलती रहे। जी जी बिल्कुल, दक्षिणपंथी राजनीति चलती रहे। और लेकिन क्या ये पूरा का पूरा भटकाने की राजनीति चल रही है प्रेम कुमार जी? मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति? निश्चित रूप से देखिए, जो रोजी रोजगार के मुद्दे हैं और जो देश का युवा वर्ग आज उपेक्षित है, अपना भविष्य देख नहीं पा रहा है, किसान बेहाल है, ये सारी समस्याएं जो हैं इस पर बात खत्म हो जा रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। आज भी एक खबर बहुत चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 2 लाख के आसपास शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया, ट्वीट किया, उस पर खुशियां मनी, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, मिटा दिया, हटा दिया। भाई आखिर क्या हो गया? 2 लाख रिक्तियां हैं तब तो आपने निकाली और फिर उसको वापस ले लिया। तो ये इन सवालों पर के बिहार के लोग ऐसे ही परेशान हैं, युवा पेपर लीक से परेशान हैं, नौकरी से परेशान हैं, और वो सारी चीजें, जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या हुआ, हर संस्थानें कमजोर हुई है। भाई सेना में सैनिकों की संख्या घट गई, अग्निवीर आ गए, आज तो शहीद अग्निवीर भी उदाहरण है, उनको क्या मिला लोग देख रहा है। जो हम लोग आशंका जताते थे कि अग्निवीर के साथ क्या होगा, वही हो रहा है। तो वो स्थिति में आ गए। हर मोर्चे पे कोई भी उदाहरण रखे तो यही हालात हैं। भाई डबल इंजन की सरकार में कोई दिक्कत नहीं होती है,
भाई ममता बनर्जी की सरकार अगर है तो वो उस वहां 2 महीने से कम समय में रिपोर्ट आ जाती है, और चलिए रिपोर्ट आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मणिपुर में जो 4 जून को आनी थी हिंसा की जांच वाली रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट, उसको बढ़ा करके 25 नवंबर कर दिया गया। यानी पश्चिम बंगाल में 2 महीने से कम समय में हिंसा की रिपोर्ट आ जाती है, और मणिपुर में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है हिंसा की रिपोर्ट। तो हिंसा की रिपोर्ट आई तब तो आप ममता सरकार से सवाल कर पा रहे हैं, लेकिन जहां हिंसा की रिपोर्ट आनी ही नहीं है वहां पर सवाल कहां? तो सवालों को दबाने का दौर भी चल रहा है, मुद्दों को दबाने का दौर चल रहा है, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, जो लोकतंत्र का जो हमारा संस्थान है उन सबको कमजोर करने का दौर चल रहा है। इसीलिए मुद्दे भटकाने की आवश्यकता है, क्योंकि कैसे भी सत्ता में बने रहना है, जन मुद्दों से हटा करके किसी और जगह मुद्दों पर ध्यान ला करके। जी प्रशांत जी, लेकिन इससे फायदा नजर आता है क्या सत्ता पक्ष को? अगर जन मुद्दों से, जिसमें अब देखिए कल भी हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी बात होनी चाहिए। कल 22 तारीख है, कल 1 महीने हो जाएंगे पहलगाम की घटना के, और 22 अप्रैल को ये घटना घटी थी। 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका है, हम सब जान रहे हैं। हम लोग तो वहाँ से लौट के भी आए पहलगाम से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इन 1 महीनों में कितनी सारी बातें, कितने सारे मुद्दे सामने रखने की कोशिश हुई। क्या देश की जनता इन मुद्दों में भटक जाएगी, भटक रही है, ऐसा लगता है? इस लगभग 1 महीने में सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो 26 लोग मारे गए उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनके गुनाहगारों का ना पता लगा और ना उस पर कोई इंसाफ हुआ। और जो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई और उसमें 15-16 लोग मारे गए, तमाम लोगों के घर उजड़े, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। दूसरी बात ये, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था उस हमलों के पीछे, या आतंकवादियों का ऑब्जेक्टिव क्या था? आतंकवादियों का ऑब्जेक्टिव था कश्मीर को भारत के रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग थलग कर देना, उसके टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना। तो प्रधानमंत्री वहां अगर नहीं जाएंगे तो कामयाब हो गए वो अपने एजेंडा में। बिल्कुल। प्रधानमंत्री 1 महीने में वहां गए नहीं, तो जो एजेंडा था उनका, वो एजेंडा में वो कामयाब हो गए कि उन्होंने कश्मीर को भारत सरकार से की उपेक्षा करना चाहते थे, वो उपेक्षा हो रही है। जब आपका प्रधानमंत्री नहीं जाएगा, आप दुनिया भर में डेलीगेशन भेज रहे हो, शशि थरूर अपना बाल बना के जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां हमला हुआ, जहां के लोग मारे गए, वहां आप नहीं गए। किसी भी एक भी व्यक्ति से जो उन हमलों में मारे गए, उनके किसी एक परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिले। तो ये जो हमारे लोग जा रहे हैं डंका पीटने बाहर, अच्छी बात है, ये डिप्लोमेसी होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि क्या एजेंडा नहीं मालूम नहीं है, इनको हो सकता है बताया गया हो, हमको आपको नहीं मालूम है, पब्लिक में नहीं है जी। और दूसरी बात, भारत में जो 158 दूतावास और हाई कमीशन है, यहाँ जो उनके विदेश सेवा के लोग हैं, उनके मीडिया अटैचीज है, मिलिट्री अटैची है, ये दिन भर बैठ के यहाँ कैरम नहीं खेल रहे हैं। वो देखते हैं देश में क्या हो रहा है और अपनी राजधानियों को रोज डिस्पैच भेजते हैं। जिन देशों में हमारे ये जा रहे हैं संसद सदस्य, उन देशों के तमाम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे एक मोदी समर्थक मीडिया भी है जो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची को कब्जा करा चुका था। तो क्या ये बातें छुपी रह जाएंगी? अब वो ये भी जानते हैं कि आप अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को, क्योंकि वो मुसलमान है, आपकी पुलिस जाके गिरफ्तार कर लेती है उसको,
उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती, वो भी तमाम शर्तों के साथ। भारतीय सेनाओं की, संयुक्त सेनाओं की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी सरकार का एक मंत्री बुरा भला कहता है, उसको आतंकवादियों की बहन बताता है, वो मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इसको क्या माना जाएगा? दुनिया मान लेगी कि इसको नरेंद्र मोदी जी को मालूम नहीं था, अखबार नहीं पढ़ते वो? तो ये बहुत सारी बातें। और एनएचआरसी, एक आखिरी बात, एनएचआरसी ने क्यों संज्ञान लिया? एनएचआरसी के जो नए चेयरमैन हैं जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। इसके पहले जस्टिस मिश्रा थे, याद होगा आपको, आखिरी दिन अडानी के लिए फैसला दे गए सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जीनियस और लिविंग लेजेंड और क्या क्या उपाधियां दी थी जी। उन जस्टिस मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय एक्रेडिशन में भारत के एनएचआरसी की जो रेटिंग है वो भयंकर रूप से गिरा के गए, बी कैटेगरी में डाला गया है। जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट के, उसकी बी कैटेगरी में एनएचआरसी है। उसको ठीक करने के लिए ये एनएचआरसी ने किया, वो भी इतने दिनों बाद। जी। एनएचआरसी को मालूम, एनएचआरसी का अखबार नहीं पढ़ते, उनको नहीं मालूम है कि ये गिरफ्तार कर लिया गया। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ अशोका यूनिवर्सिटी की वजह के लिए भी, कि उनके प्रोफेसर गिरफ्तार हुए और अशोका यूनिवर्सिटी ने स्टैंड नहीं लिया। आप देखिए बड़ी यूनिवर्सिटीज कैसे स्टैंड लेती हैं। हार्वर्ड को देखिए अमेरिका में, वहां के प्रेसिडेंट से लड़ रहा है, मुकदमा कर दिया उसने प्रेसिडेंट के ऊपर। जी बिल्कुल। अशोका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, उनको उन्होंने बिल्कुल हथियार डाल दिए, अपने प्रोफेसर को ही मझधार में छोड़ दिया। और बीजेपी की सरकारों में देखिए, हरियाणा डिजर्व नहीं करता है कि वहां पे अशोका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज हो। आए दिन वहां बजरंग दल के लोग घूमते हैं, घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, कई बार ये हादसे हो चुके हैं। तो अशोका यूनिवर्सिटी या देश में जो भी इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस के आने चाहिए, कोई योजना बना रहा हो, वो तमिलनाडु में चला जाए, वो केरल में चला जाए, वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना जाए, क्योंकि कल यही लोग, बजरंग दल के लोग जाएंगे वहां पे और वो कहेंगे आप गौमूत्र के फायदे के बारे में पढ़ाइए आपको अपने सिलेबस में, और इनको पढ़ाना पड़ेगा। वो कहेंगे रामदेव का लेक्चर करवाइए यहाँ पे, वो उनको कराना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए अशोका यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज को भी कि वो कहाँ अपने इंस्टीट्यूट खोलें। क्या हरियाणा डिजर्व करता है इस तरीके के इंस्टीट्यूट? जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, और सवाल यही है कि क्या एक मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा, वो भी ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद जब होता है, लेकिन उससे पहले 22 अप्रैल की घटना, इस पर जो बात होनी चाहिए थी, ये बात कहीं ना कहीं गौण हो गई है। 26 लोग मारे गए, 26 लोगों के परिवारों का आज क्या हाल है, कौन देखने कौन पूछने जा रहा है। और इन सब से इतर यहां देखिए कई सारे मुद्दे आ गए हैं और सरकार अब तो बाहर भी भेज दिए, तो और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की चुप्पी, क्या इससे सियासी फायदा नरेंद्र मोदी को इसके बाद भी मिलता हुआ आपको दिखाई देता है? पहलगांव आतंकी घटना के बाद लोगों में उठे हुए सवाल इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह का एक राष्ट्रवाद का नारा बनाना चाहती थी, वो नहीं बन पाया। प्रोफेसर महमूदाबाद जैसे लोगों की गिरफ्तारी यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी असंतोष की या असहमति की आवाज को उठने को लेकर के बेचैन है। प्रशांत जी को यह बेचैनी है कि अशोका यूनिवर्सिटी के लोगों ने प्रतिवाद नहीं किया। निजी विश्वविद्यालयों से आप उम्मीद करते हैं कि वो प्रतिवाद करेंगे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आप उदाहरण दे रहे हैं। लोगों में बोलने का साहस हो, अपनी बात रखने का साहस हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकारों का काम है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप से अपनी असहमति व्यक्त की तो उनके कुलपति के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो गया, उनके प्रबंधन को लेकर के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू हो गई। सरकार ने अपने आप को विड्रा किया और ये कहा कि तकनीकी कारणों से एक गैर जरूरी आदेश जारी हो गया था, तो पूरा का पूरा आदेश उनको वापस लेना पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय की जिस प्राध्यापिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय के कौन से लोग सामने आ गए? फैकल्टी और विद्यार्थी उनके साथ खड़े हैं, वो उनकी ताकत है, जिनके लिए वो काम करते हैं, जिनको पढ़ाते हैं, जिनके साथ वो रहते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और फैकल्टी जब प्रोफेसर महमूदाबाद को अदालत में पेश किया गया था वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, उन्होंने कहा है कि हम इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। प्रबंधन से आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आज क्या जो निजी विश्वविद्यालय इस देश में खुल रहे हैं, या किसी की अभिलाषा शिक्षा के विस्तार की है? किसी की अभिलाषा आपको नजर आती है कि वह अपने यहाँ ऐसी फैकल्टी लाएगी जो देश और दुनिया में मशहूर है? अगर व्यापार के नजरिए से अगर आप इस तरह के संस्थान खोलते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ, सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ वो आपकी आवाज बुलंद करेंगे? निजी विश्वविद्यालयों को इसलिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आखिर ये सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल रहा है? अगर अशोका यूनिवर्सिटी की तरह से हरियाणा में कोई नया विश्वविद्यालय बता दीजिए पिछले 10-12 सालों में, ये तीसरी बार सरकार बनेगी, राज्य सरकार है वहां पे, राज्य में कोई ऐसा विश्वविद्यालय बनाया हो, केंद्र ने कोई विश्वविद्यालय खोल दिया हो। ये केवल क्या है कि जो ऐसे विषय हैं जो सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं, सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, वो विमर्श में ना आने पाए। अब आप चर्चा करते रहिए महमूदाबाद गिरफ्तारी को लेकर के, आप चर्चा कीजिए कि जो संसदीय समिति जा रही है उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, कौन सा राजनीतिक दल विरोध कर रहा है, कौन सा समर्थन कर रहा है। आप बात करते रहिए कि राहुल गांधी मिर्जाफर हैं कि नहीं है। ये बयान इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उस बात की चिंता मत कीजिए कि पहलगांव की वो घटना क्यों हुई, पहलगांव की घटना के बाद किनको जिम्मेदार ठहराया गया। अगर 26/11 की घटना के बाद 2008 में इस देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा, आज ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह विमर्श नहीं होने दे रहा है। विमर्श इसलिए इन विषयों को लेकर के सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होने लगती। महमूदाबाद ने असहमति व्यक्त की, महमूदाबाद ने सेना के तारीफ में अपनी बातें कही, आप नहीं सुनेंगे। इसमें आपराधिक मुकदमा कहां से हो गया? आपसे जो व्यक्ति हो जाए असहमत हो जाएगा उसको आप गिरफ्तार कर लेंगे। असहमति में पुलिस की भूमिका कैसे हो सकती है? कोई आपराधिक कानून कैसे लागू हो सकता है? लेकिन हो रहा है जी। कोई अपराध किया हो उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी या न्याय संहिता या के तहत जो कोई हिंसा की हो, कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके अनुसार कोई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होते हो, सरकार से असहमत होने वाले व्यक्तियों के बारे में इस तरह की कार्रवाई। नेहा राठौर आपसे असहमत हो जाएंगे तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। क्यों दर्ज करा देंगे भाई? कौन सा वो गैर कानूनी काम में लगी हुई है या राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में लगी हुई है? असहमत होना राष्ट्रद्रोह तो नहीं है, सरकार से असहमत होना राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सरकार के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते हैं या जो भाषण देते हैं सब राष्ट्रद्रोही है। ये केवल मूल अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उठाए जाने वाले सवालों से बचने की कोशिश है, और यह कोशिश सफल होती हुई दिखती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले को लेकर के सरकार जो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है वो ले पाएगी। मुझे लगता है कि उसको बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो बहुत कुछ हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन अब ये डेलीगेशन अब जा चुका है, 3 ग्रुप जो है वो जा चुका है। 7 ग्रुप बनाए गए हैं डेलीगेशंस पूरे, और 7 में से 3 ग्रुप की रवानगी आज हो चुकी है विदेश में, और बाकी 4 ग्रुप को भी आजकल में जाना है, और इसके बाद ये वहाँ से क्या लेके आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ साथ दूसरी बात जो है वो देश के अंदर जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज़ की वक्फ संशोधन कानून को जो चुनौती दी गई है उस पर कल फिर सुनवाई है। कल तीसरे दिन लगातार सुनवाई, और कल हो सकता है कि इस पर कोई फैसला आ जाए। तो इंतजार करेंगे। कल दिन भर हम इस वक्फ संशोधन कानून की गतिविधियों पर
पैनी निगाह रख रहे हैं और दिन भर लाइव करेंगे इस पर। कोर्ट रूम नंबर 1 में जहां सीजेआई बैठते हैं वहीं पर यह बहस हो रही है। उस बहस में क्या कुछ चल रहा है, पल पल की रिपोर्ट, एक एक बात, एक एक दलील हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे आज भी आपने देखा, कल भी आपने देखा था, तो वो सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। तो कल भी जुड़िए हमारे साथ। और बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी आपका, शकील जी आपका, प्रेम कुमार जी, प्रशांत जी जुड़े थे साथ में, अमलेंदु उपाध्याय